अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। इससे पहले हम अस्फ़हान साहब की इस बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में, अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये कहानी 2001-2002 की कहानी है और अस्फ़हान साहब बताते हैं कहानी उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैं एक सुजुकी ड्राइवर के तौर पे पिक एंड ड्रॉप के लिए न सिर्फ काम किया करता था बल्कि अक्सर बहुत सारा सामान की शिफ्टिंग, खाना वगैरह लाना ले जाना, ये सारे काम भी मैं बखूबी अंजाम दिया करता था। मेरे पास एक सुजुकी मौजूद थी और जाहिर सी बात है मैं बेरोज़गार था, तो मैं चाहता था कि इस सुजुकी के ज़रिए जितना हो सकता है मैं रोज़गार कमा सकूं। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि दिसंबर की शदीद सर्दी चल रही थी और मैंने एक बुकिंग पकड़ी। ये जो बुकिंग थी, इस बुकिंग के मुताबिक ये जो पार्टी थी, इनको प्रोग्राम से रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे फ्री होना था और इनको ड्रॉप करने के बाद वापस मुझे अपने घर यानी करीमाबाद पे पहुंच जाना था। खैर, जब मैंने इस फैमिली को ड्रॉप करने के बाद जब मैं अलासिफ से कुछ पहले से अपने घर की तरफ रवाना हुआ, तो जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनको पता होगा कि ये जो अलासिफ वाला रास्ता है, उस रास्ते में एक नदी आती है और नदी के बाद फिर सहराब गोट की चौरंगी या सहराब गोट आया करता है। खैर, जैसे ही मैंने अलासिफ का रास्ता उबूर किया तो मुझे आगे लग रहा था कि शदीद सर्दी की वजह से और शायद उस दौर में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो शायद लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की वजह से सड़क के ऊपर मुकम्मल तौर पे सन्नाटा दिखाई दे रहा है। ना ही वहाँ पे लाइट्स मौजूद थी, बल्कि ऐसा लग रहा था अब से कुछ देर पहले या कुछ घंटों पहले यहाँ पे एहतजाज किया गया हो। सड़क के ऊपर जगह जगह बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जिसकी वजह से गाड़ी को लाने और ले जाने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती थी। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लेके जैसे तैसे बचा के जब अपनी गाड़ी को वहाँ से आगे निकाला, तो जब मैंने वहाँ से आगे निकाला तो उसके बाद ये जो नदी वाला रास्ता है, ये जिसे आप छोटा सा पुल भी कह सकते हैं, ये पुल वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया। अब जाहिर सी बात है मैं पुल वाले हिस्से से या उस रास्ते से मज़ीद आगे बढ़ रहा था, तो इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र ये जो नाला था, नाले की जो दीवार मौजूद है जो कि आज भी मौजूद है, उस तरफ पड़ी, तो मुझे एक लम्हे के लिए शौक सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नौजवान लड़की जो कि दूर से ही बड़ी गोरी चिट्टी सी दिखाई दे रही थी, वो ना सिर्फ इस पुल की दीवार के साथ खड़ी हुई है, बल्कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे ये ख़ुदकुशी के इरादे से या अपने आप को ख़त्म करने के इरादे से यहाँ पे आके खड़ी हुई है। अजीब बात ये थी कि इस सुनसान वीरान जगह पे जहाँ पे नदी मौजूद है, जहाँ पे दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद है, ना ही कोई लाइट्स हैं और ना ही किसी भी किस्म की आबादी या इस तरह का कोई एहसास हो रहा है, वो बिलाखिर यहाँ पे क्या कर रही थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं रुकता हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिल ने कहा कि मुझे रुक के इस औरत या इस लड़की से पूछना चाहिए कि कहीं इसको मेरी मदद की ज़रूरत तो नहीं है। हो सकता है कि इस लड़की को वाकई में मेरी मदद की ज़रूरत हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये लड़की वाकई में ख़ुदकुशी करके अपने आप को ख़त्म करना चाहती हो। खैर, बहुत सारे सवालात क्योंकि मेरे जहन के अंदर मौजूद थे, तो इसीलिए मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गाड़ी को ये जो नदी का आखिर वाला हिस्सा है वहाँ पे जाके ब्रेक लगा दिए। अब मैंने अपनी गाड़ी को साइड में रोका और साइड में रोकने के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद मैंने सीधा उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, यानी जब मेरी गाड़ी की लाइट्स उस लड़की के ऊपर पड़ी थीं, तो मैंने उसको वाकई में बहुत ही खूबसूरत पाया था और शायद ये भी एक वजह थी कि मैं वहाँ पे रुक के उस लड़की की मदद करना चाहता था। बहरहाल, जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से निकला और निकल के मैंने उस लड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं उस लड़की की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था वो लड़की आगे यानी जो नदी से पहले वाला हिस्सा है उस तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा था या मेरा वहम था, ये अब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, चलते चलते मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि जैसे जैसे मैं उस लड़की के करीब जाता जा रहा हूँ,
या मेरे और उस लड़की के दरमियान जो फासला मौजूद है वो कम से कम होता चला जा रहा है। ये लड़की मुझे अब बड़ी बड़ी सी या कद में लंबी सी महसूस हो रही है। और वाकई में कुछ देर के बाद जब मैंने उसके वजूद पे या उसके कद पे गौर करना शुरू किया तो अब ऐसा लग रहा था कि 5 फीट के करीब लड़की देखते ही देखते ना सिर्फ 7 या 8 फीट के कद के अंदर तब्दील हो चुकी है, बल्कि अब वो कदरें लंबी खड़ी हुई खंबे की तरह महसूस हो रही थी। हैरान कुन बात यह थी कि उसका जो लिबास था वो सफ़ेद कलर का लिबास था, जैसे कि उसने कोई बुर्का या इस तरह का कपड़ा पहन रखा हो। दूर से देखने पे ही अब उसकी जो आंखें थीं, जो कि जब मेरी गाड़ी की लाइट उसके ऊपर पड़ी थी, जो बज़ाहिर नॉर्मल सी आंखें लग रही थीं, अब ऐसा लग रहा था देखते ही देखते उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों में तब्दील हो चुकी हैं। जैसे जैसे मैं उस औरत के मज़ीद करीब जा रहा था और जब बिलाखिर मेरी नज़र एग्जैक्टली उस लड़की के पैरों की तरफ पड़ी तो एक लम्हे के लिए मुझे झटका सा महसूस हुआ। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो लड़की मुझे इस सुनसान वीरान जगह पे इस सर्द रात में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी वो यकीनन एक ऐसी मखलूक थी जिस मखलूक के किस्से कहानियाँ हम बचपन से अपने बड़ों से सुनते चले आए थे। यकीनन इस लड़की के जो पाँव थे वो न सिर्फ उल्टे पाँव थे, बल्कि मैंने गए वक्तों में अपने बुज़ुर्गों से सुन रखा था कि इस तरह की मखलूक को पिछल पैरी के नाम से जाना जाता है। आप यकीन करें ये वो लम्हा था जिस लम्हे एकदम से न सिर्फ मुझे शौक लगा, बल्कि मुझे अब महसूस हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मेरी गाड़ी यहाँ से तकरीबन 15 या 20 फीट के फासले पे मौजूद थी और अब मेरे लिए ये जो फासला था ये सालों या सदियों पे मुश्तमिल दिखाई दे रहा था। खैर अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे न सिर्फ पलट के अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया, बल्कि जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू किया तो जो भी कुरानी आयात सूरतें मुझे याद थीं मैंने उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह करके जब मैं अपनी गाड़ी के दरवाज़े के पास पहुंचा तो मैंने जैसे तैसे दरवाज़े को खोल के जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया। अब जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गियर लगा के गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया तो जाहिर सी बात है जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं तो आपकी बैक व्यू मिरर में भी नज़र पड़ा करती है। जैसे ही मेरी नज़र उस बैक व्यू मिरर पे पड़ी तो अब मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह जानते हैं कि जो मखलूक, जो चुड़ैल, जो पिछल पैरी अब से कुछ देर पहले मैंने पीछे देखी थी, जिसको मैंने अपनी आंखों से विटनेस किया था, वो देखते ही देखते बिलाखिर कहाँ पे गायब हो चुकी थी। खैर हाँफते काँपते तेज़ी से भगाते हुए बिलाखिर ये जो सफ़र था मैंने तमाम किया और जब मैं अपने घर के अंदर पहुँचा तो मुझे 102, 103 बुखार हो चुका था। वैसे तो मैंने काफ़ी एरियाज़ के अंदर, काफ़ी इलाकों में चौकीदार के तौर पे काम किया है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा एक ऐसी जगह काम करने का इत्तेफाक हुआ जिस जगह मैं काम करने के बारे में उसके बाद सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, ये जो वाक़या है ये 1991 का वाक़या है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस दौर में फेडरल बी एरिया के अंदर एक बंगले के ऊपर चौकीदार के तौर पे काम किया करता था। अब जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहा था तो वहाँ के जो मालिक थे वो मुझसे मुतमईन थे। अक्सर ऐसा होता कि मेरे मुश्किल हालात में, मेरी परेशानियों में, मेरी बीमारी में वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया करते थे। जाहिर सी बात है जब आपका मालिक आपका ख्याल रखे, ख़ास तौर पे आपके मुश्किल दिनों में, आपके गम के हालात में वो आपका साथ दे, तो आपकी भी यही कोशिश होती है कि उसका भी साथ ना छोड़ा जाए। तो वैसे ही जब मैं अपने मालिक के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर बुरा ना मानो, कुछ दिनों के लिए मेरी बेटी का एक बंगला है जो कि सखियतन पे मौजूद है, उसकी तामीरात चल रही हैं, तो तुम कुछ दिनों के लिए वहाँ पे चले जाओ। एक तो जो तामीरात का काम है दिन में वो देख लिया करो और इसके साथ साथ रात में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे वहाँ पे ड्यूटी दे दिया करो। अब जैसे मालिक ने कहा मेरे लिए इनकार मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी का एड्रेस दे दिया और कहा कि यहाँ पे चले जाओ, मेरा नाम लेना या हो सके तो मेरी PTCL पे इनसे बात करवा देना। खैर मैं वहाँ पे गया। वहाँ जाने के बाद जब मैंने अपना तारुफ करवाया
تو وہ پہچان چکے تھے اور تعارف کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو گھر بن رہا ہے اس کی تعمیرات میں کم از کم 4 یا 5 مہینے لگ سکتے ہیں۔ تو ان 4 5 مہینوں میں تمہیں اس ایریے میں رہنا ہے، اس بنگلے پہ رہنا ہے۔ ایک تو تعمیرات دیکھنی ہے، دوسرا یہاں پہ رات کے ٹائم میں بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اکثر رات کے اوقات میں ڈاکو یا چور گھروں کے اندر کودنے کے بعد ان کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ خیر جیسے انہوں نے کہا ویسے میں نے اپنا کام کرنا شروع کیا۔ دن کے اوقات میں جب یہ بنگلے کی تعمیرات ہو رہی ہوتی تھیں تو میں وہاں پہ شامل ہو جاتا، اور جیسے ہی مغرب ہو جاتی تو اس کے بعد اپنی چیئر سامنے ڈال کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ جہاں پہ یہ بنگلہ موجود تھا، یہ جو گلی تھی یہ مین روڈ کی بیک سائٹ والی گلی تھی، اور اس کے ایک سائٹ پہ بنگلے یا گھر بنے ہوئے تھے، جبکہ جو دوسری سائٹ تھی وہاں پہ سخی حسن کا قبرستان موجود تھا۔ اب جب میں نے شروع میں وہاں پہ جا کے کام کرنا شروع کیا تو شروع میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے پہلے کی نسبت میں بہت زیادہ سکون میں آ چکا ہوں، یا میرے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، زیادہ کام کا پریشر نہیں تھا، بس دن میں تھوڑے بہت حکم چلانے ہوتے تھے اور رات میں سکون سے بیٹھا رہتا تھا۔ خیر 2 4 دنوں کے بعد رات کے تقریباً 2 سوا 2 بجے کچھ عجیب سی باتیں تھیں جو مجھے محسوس ہونا شروع ہوئیں۔ میں نے دیکھا کہ جب میں رات کے اوقات میں چیئر ڈال کے اس قبرستان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں تو اکثر ایسا لگتا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے، یعنی جہاں پہ راستہ جا رہا ہے اور یہ راستہ ایگزیکٹلی باہر کی طرف جایا کرتا ہے، تو کونے پہ وہاں پہ ایک بہت بڑا سا درخت موجود ہے۔ اس درخت کے پاس ایگزیکٹلی 2 یا 3 بجے کے ٹائم کوئی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ درخت کی آڑ میں سے یا اس کے پیچھے چھپ کے کوئی مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب شروع میں مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ گورکن کے بچے ہوں یا گورکن خود ہو، یا پھر جیسے کہ چرسی موالی رات کے اوقات میں ایسی جگہوں کا رخ کیا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ایسا کوئی چرسی موالی ہو جو وہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہو۔ وہ منتظر ہو کہ جب اس کو موقع ملے تو یہاں پہ جو بھی لوہا وغیرہ رکھا ہوا ہے یا جو بھی سیمنٹ کی بوریاں وغیرہ موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوری کر سکے۔ اچھا جب مجھے پہلی دفعہ وہ نظر آیا تو میں جان بوجھ کے ویلیجنٹ ہو چکا تھا، اور میں تیار تھا کہ یہ غلطی کرے گا تو میں اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ مسلسل جو بھی وجود تھا وہ پیڑ کے پیچھے سے بس جھانکتا چلا گیا، اور بجائے اس کے کہ میری طرف بڑھتا یا کوئی غلطی کرتا وہ وہیں پہ ہی کھڑا رہا۔ اسی طرح دوسری رات ہوا۔ اب جو دوسری رات تھی اس میں اضافی طور پہ ایسا ہوا کہ وہ جو وجود تھا وہ ایک دم سے آہستہ آہستہ کر کے آگے بڑھنے لگا، اور جیسے جیسے وہ وجود آگے بڑھ رہا تھا تو ایسا لگا کرتا تھا جیسے کوئی عورت ہے جس نے ایک چادر اپنے اوپر ڈال رکھی ہے اور وہ ایک حد تک آگے کی طرف آتی ہے اور وہاں پہ آ کے رک جایا کرتی ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے کہ میرے اور اس کے درمیان تقریباً 4 یا 5 بنگلوں کا فرق موجود ہوتا ہے، اور 5 بنگلے چھوڑ کے وہ وہاں پہ ایک ایگزیکٹلی خاص جگہ تک آنے کے بعد رک جایا کرتی ہے۔ اسی طرح تقریباً 3 4 دن مزید گزرے، وہ ویسے ہی اس پیڑ کے پیچھے سے نکلتی اور ایک حد تک آگے آتی، آگے آنے کے بعد کھڑی ہو جاتی۔ اب 10 بری چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں بھی موجود تھیں، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا ہو سکتا ہے کوئی الٹی سیدھی عورت ہو جو رات میں جان بوجھ کے میری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہو۔ خیر 4 5 دن کے بعد ایسا ہوا کہ ایک رات کے تقریباً 3 سوا 3 بجے کا ٹائم تھا، اور اتفاق سے مجھے اس قدر نیند آ رہی تھی کہ میرے لیے باہر بیٹھنا یا کرسی پہ بیٹھنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں وہاں پہ بیٹھا رہا تو ہو سکتا ہے میری آنکھ لگ جائے۔ اب جیسے ہی مجھے لگا کہ مجھے نیند آنے والی ہے یا میری آنکھ لگنے والی ہے تو میں جان بوجھ کے کرسی سے کھڑا ہو گیا، اور جب میں کرسی سے کھڑا ہوا اور جب میں نے اپنا رخ سیدھے ہاتھ کی طرف کیا جہاں سے وہ عورت آیا کرتی تھی، تو ویسے ہی وہ پیڑ کے پیچھے سے نکل کے میری طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے وہ عورت آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا جو ویو تھا یا اس کی جو شکل تھی وہ کلیئر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور آج تو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آج وہ مجھ سے اس قدر قریب آ چکی تھی کہ میرے اور اس کے درمیان مشکل سے 18 یا 20 فٹ کا فاصلہ موجود تھا۔ آج میں واضح طور پہ چاند کی روشنی میں نہ صرف اس کو دیکھ پا رہا تھا، بلکہ آج میں نے مکمل طور پہ اس کے پورے جسم پہ یا اس کی شکل پہ غور کر لیا تھا۔
उस औरत ने एक बहुत बड़ी सी ब्लैक कलर की चादर अपने जिस्म पे, अपने चेहरे पे डाल रखी थी, और उसने जो कपड़े पहन रखे थे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रे टाइप के या डार्क ग्रे टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है, और उसकी इस तैयारी को देख के या उसकी शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ही या तो पोश इलाके की कोई लड़की है या फिर बहुत ही कोई अमीर ज़ादी है। खैर, अजीब बात यह थी कि ये रोज़ाना रात में पेड़ के पीछे से कहाँ से निकला करती थी और निकलने के बाद सीधी मेरी तरफ आया करती थी। खैर, आज मैं अलर्ट था और आज वो मेरे सामने खड़ी हुई थी। अजीब बात यह थी कि वो मुसलसल ना सिर्फ नीचे देख रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था वो मुसलसल मुझे नज़रअंदाज कर रही है। कुछ देर तक, यानी आप कह सकते हैं कि 1 या 2 मिनट तक ये सिलसिला चला, और उसके बाद वो जो औरत थी वो एकदम से वापस पलटी। अजीब बात ये थी कि जब वो वापस पलटी तो वैसे नहीं पलटी जैसे आमतौर पे इंसान पलटा करते हैं। उसके पाँव, उसकी बॉडी उसी पोजीशन में मौजूद थी। हाँ, उसकी गर्दन या उसकी गर्दन का थोड़ा सा नीचे का हिस्सा ऐसा लगा जैसे एकदम से उसने मूव करने के बाद अपने रुख को तब्दील कर लिया है। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो ऐसा लगा मेरी सांसें रुक चुकी हैं। किसी भी तरह किसी औरत का, किसी इंसान का अपनी गर्दन को बिल्कुल मोड़ लेना या अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना मुमकिन नहीं हो सकता। जैसे ही मुझे ऐसा लगा तो एकदम से मैं पीछे हटने लगा, और जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था वो औरत वापस, यानी अपनी गर्दन मोड़ने के बाद उसी तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी थी जहाँ से वो आया करती थी। अब जब उसने उस तरफ बढ़ना शुरू किया तो आप यकीन करें उसका जो मुंह था वो पीछे की तरफ था, जबकि अगर आप उसके पाँव की बात करें तो उसकी उंगलियां मेरी तरफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिछल पैरी मेरे सामने मौजूद है और मुसलसल मेरी आंखों के सामने सामने आगे बढ़ती चली जा रही है। खैर, मैं अपनी सीट पे आके बैठा। एक तो मैं वैसे भी नींद के अंदर हो रहा था। अब मैंने बैठने के बाद जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, अफसोस की बात थी कि मुझे आयतुल कुर्सी भी नहीं आती थी। बहरहाल जो भी मुझे आता था वो मैंने पढ़ना शुरू किया, और मुसलसल पूरी रात मैं इस तरह से कलाम पढ़ता रहा। खैर, जैसे अल्लाह अल्लाह करके जब सुबह हुई तो मुझे लग रहा था कि मेरा जिस्म टूटना शुरू हो चुका है। मुझे ना सिर्फ सर्दी महसूस हो रही थी, बल्कि मुझे लग रहा था मुझे बुखार हो चुका है। और ऐसे हुआ कि जब यहाँ के जो मालिक थे या जो भी इस घर को बनवा रहे थे वो साहब आए तो मेरी उनसे सलाम दुआ हुई। जब मेरी उनसे सलाम दुआ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है, बल्कि इवन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा पूरा जिस्म जल रहा है। वो बेचारे मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के एक करीबी डॉक्टर था उसके पास लेके गए। जब डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो वाकई में मुझे 102, 103 बुखार चढ़ा हुआ था। खैर, उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हें बुखार हो गया है। अब मैं उनको क्या बताता। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इनको बताऊंगा तो हो सकता है मेरी बात का मजाक उड़ाएं। खैर, मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया। दवा वगैरह ली, उसके बाद वापस उसी घर में जहाँ पे मैं ड्यूटी दिया करता था वहाँ पे आ गया। अब मैं वहाँ पे तो आ गया, लेकिन मेरे अंदर खौफ था कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था और मगरिब होने वाली थी तो मैं ये सोच रहा था कि आज दोबारा रात में मेरा सामना उस पिछल पैरी से होगा। हालांकि मैं दवा खाना शुरू कर चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। अब इसी दौरानिए में इत्तफाक से वहाँ पे जो मज़दूर मौजूद थे उनमें एक बुज़ुर्ग आदमी थे। मेरी उनसे सलाम दुआ हुई तो मैंने उनको जो भी मेरे साथ वाक़या पेश आया था ये सारा का सारा बयान किया। अब ये वाक़या सुनने के बाद वो जो बुज़ुर्ग थे वो कहने लगे कि भाई ऐसा ही है कि रात में जिस मखलूक को तुमने देख लिया है वो इंसान नहीं है, और इसी वजह से तुम्हारे पूरे जिस्म पे खौफ की वजह से बुखार चढ़ा हुआ है। अब बेहतर ये कि तुम अपने ऊपर दम दुरूद करवाओ। ये बड़ा माकूल मशवरा था, और इत्तफाक से उस दौर में भी इस गली के कोने पे, यानी ये जो कब्रिस्तान है इसके आखिर में एक बहुत बड़ा सा मज़ार मौजूद था। इत्तफाक से जब मेरा उस मज़ार की तरफ जाना हुआ तो वहाँ पे जो साहब इमामत किया करते थे, यानी जो भी नमाज़ पढ़ाया करते थे, मेरी उन साहब से मुलाकात हुई। अब जब मेरी उन साहब से मुलाकात हुई तो इससे पहले मैं उनको कुछ बताता, उन्होंने मुझे देखते ही बोल दिया कि उस रात तुम्हारे सामने जो मखलूक आई थी वो एक पिछल पैरी थी। खैर, उन्होंने मुझ पर दम दुरूद किया। दम दुरूद करने के बाद उन्होंने एक तावीज़ मुझे दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि जब तक तुम यहाँ पे मौजूद हो, इस इलाके में ड्यूटी दे रहे हो, कोशिश करना तब तक इस तावीज़ को ना उतारो।
یہاں اس ایریے میں، اس قبرستان کے اطراف میں یہ بڑی کامن سی بات ہے کہ رات کے اوقات میں اس طرح کی مخلوقات، پچھل پیری، شیف شفٹرز یا چھلاوے نظر آیا کرتے ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے کہ جب میں نے وہ تعویذ پہنا تو مسلسل میری طبیعت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی، اور جب تک میں نے اس ایریے میں، اس علاقے میں ڈیوٹی دی تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔